जय हिंद बच्चों, कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका 11वीं हिंदी पाठमाला के पाठ के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपके दूसरे पाठ का शीर्षक है स्वप्नों की दुनिया में। तो इस पाठ के पहले भाग के वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ के लेखक पंडित विष्णु शर्मा के विषय में पढ़ा था और साथ ही साथ इस पूरे पाठ स्वप्नों की दुनिया में को पढ़ा और समझा था। बच्चों, यह दूसरा भाग जो है वह मैं आप लोगों के लिए गृह कार्य के रूप में लेकर आई हूँ, पर इसके पहले मैं आप सभी को यह पूरा पाठ दिखा देना चाहती हूँ, क्योंकि जो दूसरी वीडियो मैंने अपलोड की थी चैनल पे तो उसमें क्लियरिटी के रिगार्डिंग इश्यूज आ रहे थे। तो आइए इस भाग में हम सारी चीजों को जो भी स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं दे रहे थे तो आप सभी को गृह कार्य देने से पूर्व, मतलब प्रश्न उत्तर बताने से पूर्व पूरे पाठ को एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। बच्चों, यहाँ से आपका पाठ शुरू होता है स्वप्नों की दुनिया में। इस पूरे पाठ को पढ़ने के लिए आप लोग इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। यह पहला पृष्ठ है इस पाठ का। अब आते हैं दूसरे पृष्ठ पर। आप सभी से ध्यान से देख ले। जब आप प्रश्नों के उत्तर करेंगे तो आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी इस पूरे पाठ को पढ़ने की, तब आप इस वीडियो को पॉज कर पाएंगे आसानी से। अब हम आते हैं तीसरे पृष्ठ की ओर, कहानी के अगले भाग में। ठीक है बच्चों, यह है इस पाठ का चौथा पृष्ठ। इसके बाद यह रहा आखिरी पृष्ठ। बच्चों, यहां पर हमारी कहानी समाप्त होती है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको पाठ बहुत स्पष्ट और सुंदर तरीके से देखने योग्य जान पड़ेगा। अब हम आते हैं गृह कार्य की ओर। पहला गृह कार्य है शब्दार्थ, जो आप सभी को करना है। पहला शब्दार्थ है निर्वाह, गुजारा। हंडिया लोटे के आकार का, चौड़े मुख का मिट्टी का पात्र। जो मैंने पाठ में जब कहानी समझा रही थी तो मैंने हंडिया का अर्थ आप लोगों को बताया था। विचार मग्न मतलब अपने विचारों में डूबा हुआ। पारखी किसी भी चीज को परखने वाला या जिसमें जांच करने की क्षमता हो, योग्यता, उसे भी हम पारखी कहते हैं। फिर आता है आपका देहात। देहात मतलब गांव। सुरीली मतलब मधुर। प्रचार का अर्थ होता है किसी वस्तु को प्रसिद्ध करने का कार्य। आप इसे पब्लिसिटी भी कहते हैं, एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं। अटखेलिया मतलब उछल कूद करना। छरहरा बदन, पतला शरीर। नादान, नासमझ। पिनक, नींद में ऊँघने का काम। शब्दार्थ को करने के बाद बच्चों आप सभी को प्रश्न उत्तर करने हैं। बच्चों, आपके समक्ष जो ये 10 प्रश्न उपस्थित है, यही आपके इस पाठ के मुख्य प्रश्न हैं। तो इसके पहले भाग में 5 प्रश्न है और दूसरे भाग में भी 5 प्रश्न है। तो आइए पहले भाग के 5 प्रश्नों को पढ़ते हैं और साथ ही साथ में थोड़ा बहुत आपको उत्तर भी बता दूंगी, जिसको बाद में आपको अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स, मतलब शब्दों में, मात्राओं में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, और लिखावट बहुत ही सुंदर और अच्छी होनी चाहिए। पहला प्रश्न है, निर्धन ब्राह्मण का नाम क्या था, वह कहाँ रहता था? ठीक है बच्चों, तो इस पहले प्रश्न का उत्तर है कि निर्धन ब्राह्मण का नाम देवदत्त शर्मा था, जो एक छोटे से गांव में रहता था। दूसरा प्रश्न है, देवदत्त शर्मा भिक्षा में मिले आटे को क्यों बेचना चाहता था? हाँ, देवदत्त शर्मा भिक्षा में मिले आटे को इसलिए बेचना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि इस आटे को बेचकर उसके पास पैसे आएंगे और उस पैसों से वह अमीर व्यक्ति बन सकता था। तीसरा प्रश्न है, बकरियां बेचकर देवदत्त शर्मा रुपयों का क्या करना चाहता था? बकरियों को बेचने के बाद सबसे पहले तो देवदत्त शर्मा ने यह सोचा कि वे इन पैसों से, मतलब सबसे पहले तो उन्होंने यह सोचा कि मैं इन पैसों को तो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इन पैसों से जो मुझे बकरियों को बेचने के बाद मिले हैं, इनसे मैं कुल 5 गायें खरीदूंगा। देवदत्त शर्मा स्वप्न में किससे शादी करना चाहता था? हाँ, देवदत्त शर्मा जब अपनी सपनों में खोए हुए थे और इतना सब कुछ उन्होंने सपनों में ही पा लिया था, तो उन्होंने यह सोचा कि जिस राज्य में वो रहेंगे उस राज्य का जो राजा होगा वो उसकी पुत्री मतलब उनकी बेटी से विवाह
करेंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न है देवदत्त शर्मा के आटे की हंडिया किस प्रकार टूट गई। हाँ बच्चों, ये तो कहानी का सबसे अंतिम पड़ाव था, जहां पर क्या होता है, देवदत्त शर्मा शादी भी कर लेते हैं राजा की पुत्री से और उनके बच्चे भी हो जाते हैं। वो बच्चों के साथ बगीचे में खेलते हैं। जब बच्चे जिद करते हैं और वो अपनी पत्नी को बुलाते हैं और उनकी पत्नी काम में व्यस्त होने के कारण नहीं आती हैं, तो वो अपनी पत्नी को क्या देना चाहते हैं बच्चों, सजा। और सजा देने के लिए वो सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी को एक लात मारूंगा। इसी प्रयास में, इसी सपने को बिल्कुल उन्होंने यथार्थ में ले लिया था कि सचमुच में मेरे साथ हो रहा है, और वो लात उठाते हैं और एक लात अपनी पत्नी के ऊपर मारते हैं, जबकि वो लात कहाँ जाकर लग जाता है, आटे की हंडिया पर, और वो हंडिया पूरी तरीके से टूट जाती है और सारा आटा जो है वो जमीन पर बिखर जाता है। दूसरे भाग का पहला प्रश्न है बच्चों, देवदत्त शर्मा अपना निर्वाह किस प्रकार करता था। बच्चों, देवदत्त शर्मा एक निर्धन ब्राह्मण था और वह अपना निर्वाह गांव में भिक्षा मांगकर करता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उन्हें भिक्षा में कुछ भी नहीं मिलता था, तो उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता था। दूसरा प्रश्न है देवदत्त शर्मा ने लाभ का सौदा किसे कहा और क्यों। बच्चों, सबसे पहले सपने में देवदत्त शर्मा ने अपने आटे को बेचा और उन्हें कितने रुपए मिले, कुल 100 रुपए। तो उन 100 रुपए को देखकर वो सबसे पहले क्या सोचते हैं कि मैं अपने लिए धोती और जूते खरीदूंगा। लेकिन उन्हें बाद में यह लगता है कि धोती और जूते खरीदने से तो ये पैसे भी व्यर्थ हो जाएंगे और इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि मैं जूते और धोती नहीं खरीदकर इन पैसों से सबसे पहले बकरियां खरीदूंगा, और अगर मैं बकरी खरीदूंगा तो इससे मुझे लाभ होगा, इससे मैं अमीर व्यक्ति बन सकूंगा। तीसरा प्रश्न है देवदत्त शर्मा को स्वप्न में गाय खरीदने का विचार क्यों आया। हाँ, स्वप्न में देवदत्त शर्मा ने पहले आटा बेचा, आटा बेचकर उन्होंने बकरियां खरीदी, बकरियों को बेचकर उन्होंने गाय खरीदा। गाय खरीदने के लिए उनके मन में यह विचार था कि गाय जब मैं 5 खरीदूंगा तो वो साल भर में 1-1 बच्चियां भी देंगी और बच्चियां भी बड़ी होकर गाय बन जाएंगी, और मैं सबसे ज्यादा दूध मेरे पास होने लगेगा, तो फिर मैं दूध का व्यापार करूंगा और साथ ही साथ मिठाई की बहुत ही प्रसिद्ध दुकान खोल लूंगा। चौथा प्रश्न है देवदत्त शर्मा को गुस्सा क्यों आया, प्रस्तुत कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, देवदत्त शर्मा को सपने में गुस्सा तब आता है जब उनके बच्चे उनसे हट करते हैं। हट करना मतलब जिद करना। हट करते हैं कि हमें और खेलना है पिताजी, और वो आराम करना चाहता है। तो वो अपनी पत्नी को बार बार बुलाता है कि बच्चे को समझाओ, लेकिन उनकी पत्नी नहीं आती हैं और वो आराम नहीं कर पाता है, तो इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा ही क्रोध या गुस्सा आ जाता है। पांचवा प्रश्न है सपनों की दुनिया में कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। बच्चों, सपनों की दुनिया में कहानी से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। वो शिक्षा यह है कि हमें सपने तो देखना चाहिए, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए हमें कर्म भी करना चाहिए, और सपनों की दुनिया में जीने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि हम यथार्थ मतलब सच्चाई से रूबरू हो, सच्चाई से खुद को अवगत कराए। अगर हम सबसे ज्यादा सपनों पर ही यकीन करने लग जाएंगे तो हम कभी भी उन चीजों को नहीं, हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है, हम विद्यार्थियों के लिए होता है कि हम क्या सोचते हैं कि हमें बहुत ही अच्छे अंक मिलेंगे, बहुत ही अच्छे अंकों से हम पास होंगे, बहुत ही अच्छे प्रतिशत हमें आएंगे, परसेंटेज बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रतिशत से हम पास हो जाएंगे। लेकिन हम इस चक्कर में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, और जब हमारे परीक्षा फल आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, तब हमें क्या पता चलता है कि हमें तो वो परीक्षा फल मिला ही नहीं जिसका हम सपना देखते थे। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, सपनों की दुनिया से निकलकर वास्तविक जीवन में मतलब यथार्थ के जीवन में जीने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा बच्चों, मैं बता दूं गृह कार्य में आपको सबसे पहले शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ के बाद आप सभी को प्रश्न करने हैं। तो पहला प्रश्न जो है आपका, पहले प्रश्न के आपके पहले प्रश्न में आपके कुल 5 प्रश्न है, तो इनका उत्तर आपको कम से कम पंक्तियों में देना है, और जो दूसरे खंड का प्रश्न है इसके उत्तर आपको सविस्तार देने। अच्छा बच्चों, अगले पाठ के साथ हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्ते।